अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनम ताहिर आज दोबारा आपकी सेहत हमारे साथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नए डॉक्टर गेस्ट लाई हूँ जिनका नाम है डॉक्टर फवाद नसरुल्लाह, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हैं हमारे चुगताई मेडिकल सेंटर जेल रोड पे एंड जौहर टाउन खोकर चौक के ऊपर। सबसे पहले तो सर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त आपका सेटअप है। जी सर, जैसा कि अभी मैंने सबको बताया कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं और आप एंड्रोलॉजिस्ट हैं, तो ये दोनों फील्ड्स मतलब लाइक कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के साथ? कोइंसाइड करती हैं। फर्स्ट आप यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, यूरोलॉजी के आगे फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यूरोलॉजी तो एक बेसिक ब्रांच है ना। हाँ जी। आगे आप बहुत सारी ब्रांचेस में जा सकते हैं, तो मुझे एंड्रोलॉजी ज़्यादा पसंद है। आपको एंड्रोलॉजी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ। तो सर मुझे आप बताएंगे कि यूरोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद आप बताइएगा यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से रिलेट कैसे करती हैं। जो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो किडनीज तक का डॉक्टर है, यानी किडनीज तक, यानी कि वो किडनी को देख रहा है, किडनी में यूरिन प्रोडक्शन, किडनी फेल होना, इस चीज को डील कर रहा है। डायलिसिस इसको वो डील कर रहे हैं, ठीक है। किसी के किडनीज वीक हो जाएं शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उनका इलाज करना नेफ्रोलॉजिस्ट का काम होता है। जब यूरोलॉजिस्ट होता है, जब यूरिन प्रोड्यूस हो गया उसके आगे यूरोलॉजिस्ट का काम है, यानी कि वंस यूरिन इज प्रोड्यूस्ड तो वो किडनी में कलेक्ट हो रहा है। वहाँ अगर कोई स्टोन बन जाए, फिर यूरिन का पैसेज है यूरेटर में से होते हुए, पेशाब की नाली में से होते हुए उसने मसाने में आना है, मसाने से आगे उसने पास आउट होना है। ये सारा फील्ड यूरोलॉजी में आता है, मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में इसके अलावा यूरोलॉजी में ये भी इंक्लूडेड है कि मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड अदर्स, लेकिन फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है यूरोलॉजी के अंदर। बाकी आपने यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी का डिफरेंस पूछा है, तो एंड्रोलॉजी इज द पार्ट ऑफ यूरोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो सी है, इसमें बेसिकली आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट, उनको डील कर रहे होते हैं साथ, और उसमें हार्मोनल चेंजेस, उनमें अदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आप डील कर रहे होते हैं। जी तो सर आप बताइएगा कि जैसे कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आप यूरोलॉजी के अंदर कौन से पेशेंट्स हैं, किस तरह के पेशेंट्स को आप डील करते हैं? मेरी स्पेशलिटी जो सी है वो एक तो मेल इनफर्टिलिटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जी, जिसको जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसके पेशेंट में सबसे ज़्यादा डील करता हूँ। और इसके अलावा जो मैं डील करता हूँ स्टोन डिजीज़ के पेशेंट को डील करता हूँ। एडवांस एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी में करता हूँ। यूरोलॉजी में स्टोन डिजीज़ के एडवांसमेंट जो सी है, लाइक PCNL, एक होल के थ्रू स्टोन को निकालना, और RIRS, ये प्रोसीजर के अंदर होल के थ्रू निकालते हैं, होल के थ्रू उसको आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो यानी कि उसमें एडवांसमेंट, बगैर कट लगाए ऑपरेशन करना, ठीक है। एडवांस्ड यूरोलॉजी ये मेरी चॉइस है, ठीक है। एडवांस एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी इसको हम कहेंगे, इसका वर्ड बोलेंगे हम, एडवांस एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी। ठीक हो गया। तो सर आप बताइएगा कि आपका यूरोलॉजी के अंदर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टोन डिजीज है, और उसके साथ जो है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनफर्टिलिटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक हो गया जी। तो सर अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आप बता रहे थे इनफर्टिलिटी का बता रहे थे आप, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बता रहे थे। अक्सर हम लोगों को सुनने में आता है कि ये जो प्रोस्टेट होता है जिसको गदूद कहते हैं, स्पेशली जैसे आपने बताया कि यूरोलॉजी के अंदर हम मेल इनफर्टिलिटी को तो ट्रीट करते हैं, लेकिन फीमेल इनफर्टिलिटी को यूरोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करता। तो ये जो मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट होता है जिसको गदूद बोलते हैं, तो ये अगर मेल्स में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि जो कि मतलब पेशेंट्स आपको आके बताते हैं? प्रोस्टेट का इनफर्टिलिटी से थोड़ा अलग चीज़ आ जाती है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो हर मेल में है जी, ठीक है जी। प्रोस्टेट हर मेल में होता है, और हर नॉर्मल मेल में प्रोस्टेट बढ़ता है जी। हर नॉर्मल सेक्सुअली एक्टिव मेल में प्रोस्टेट बढ़ता है, ठीक हो गया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली मसाने के आगे पड़ा होता है। ऐसे समझ लेंगे आप मसाने के बिल्कुल मुंह के आगे है, जहाँ से पेशाब ने रिलीज होना है वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये इनलार्ज होता है एज के साथ जी, तो ये बाज़-औक़ात पेशाब की ब्लॉकेज, पेशाब के रास्ते में ब्लॉकेज पैदा करता है। मसाना, जैसे आपको पता है, मसाना तो पेशाब को कलेक्ट करने का एक ऑर्गन है जी। किडनी से पेशाब बन रहा है,
किडनी की नाली से पेशाब नीचे आ रहा है जिसको हम यूटर कहते हैं, और मसाने में पेशाब इकट्ठा हो जाता है। फिर एक खास लेवल तक जब पेशाब मसाने में पहुंच जाता है तो मसाना जो है ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन मसाने को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्ट कर, जो मसाना कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि उस पेशाब को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो प्रोस्टेट उस वक्त जो सा है वहाँ हर्डल पैदा कर देता है जिस वक्त प्रोस्टेट लार्ज हो जाता है, तो आदमी सही तरीके से पेशाब नहीं कर सकता। इसमें बेसिक कंप्लेंट्स लोग जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी ये होती है कि वो पेशाब करने के लिए उनको जोर लगाना पड़ता है, बाज़ औक़ात रात को बहुत ज़्यादा दफ़ा उठना पड़ता है, दिन में उनको 2 घंटे से पहले पेशाब आ जाता है। पेशाब करने के बाद उनको ऐसी फीलिंग होती है कि मसाना अभी खाली नहीं हुआ, पेशाब करते हुए पेशाब कतरों में आता है, पेशाब की धार नहीं बनती। तो ये सिम्टम होते हैं बेसिकली उनके ऐसे पेशेंट्स के। ठीक है, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मतलब आप कौन सा जो ट्रीटमेंट है आप वो कहते हैं कि ये ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट है, ये लेस पेनफुल है? इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये एहसास करना है कि इसका जो इसमें प्रोस्टेट है, हाँ जी, ये बिनाइन है। बिनाइन का मतलब कि इसमें कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं, PSA टेस्ट होता है जो हम करवाते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और उसका हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं, फिंगर के साथ प्रोस्टेट को फील करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो इसमें हम प्रोस्टेट के साइज पे डिपेंड करता है और पेशेंट के रिस्पांस पे डिपेंड करता है। आमतौर पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो दवाइयों का रिस्पांस जिनका बहुत अच्छा होता है मेडिसिन को, ठीक है, इसमें मतलब जो उनको ओरल देते हैं, ओरल मेडिसिन देते हैं और डेली देते हैं। जब तक वो दवाई खाते रहते हैं, काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो दवाई पे अच्छा रिस्पांस देते हैं और जब तक वो दवाई खाते रहते हैं उनका रिस्पांस अच्छा आता रहता है, लेकिन दवाई डेली उनको खानी पड़ती है, ठीक है। और दवाई प्रोस्टेट को रिलैक्स कर देती है। आजकल तो ऐसी दवाइयाँ भी आ गई जो प्रोस्टेट की श्रिंकेज भी करवाती हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। लेकिन जो पेशेंट दवाई को रिस्पांस नहीं देते और उनमें पीछे पेशाब बच रहा होता है ज्यादा क्वांटिटी में, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर चॉइस हमारे पास आ जाती है ऑपरेशन। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो है ये जैसे पहले होता था पूरा कट लगाया जाता था पेट पे, पेट काट के, और प्रोस्टेट का वो हिस्सा जो मसाने के अंदर आया उस हिस्से को काट दिया जाता था या उसको फिंगर के साथ निकाल दिया जाता था। बाकी प्रोस्टेट अंदर ही पड़ा होता था, सिर्फ वो हिस्सा जो पेशाब के रास्ते में आया होता था उसको निकाला जाता था। लेकिन आजकल जो प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन हम करते हैं वो कैमरे के साथ करते हैं, एंडोस्कोपिकली, मतलब आम जुबान में उसको कहते हैं जी कैमरे वाला ऑपरेशन। उसको आम जुबान में लेजर वाला भी ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कैमरे वाला ऑपरेशन लेजर वाला ऑपरेशन नहीं होता। यानी कैमरे वाला ऑपरेशन जो है कैमरे के साथ हम एंडोस्कोप डालते हैं अंदर, और उसके बाद अंदर हम सारा कुछ देखते हैं। उसके बाद इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोस्टेट को निकालने के लिए, प्रोस्टेट के उस हिस्से को निकालने के लिए जो मसाने के अंदर आया और ब्लॉकेज कर रहा है, वो 3 सोर्सेज हम मेनली यूज करते हैं। एक तो सोर्स उसमें होता है इलेक्ट्रोडायथर्मी। इलेक्ट्रोडायथर्मी भी 2 तरह की होती है, एक यूनिपोलर और एक मोनोपोलर, ठीक है, एक बाइपोलर भी इसमें यूज की जाती है, यानी कि मोनोपोलर एंड बाइपोलर। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इलेक्ट्रोडायथर्मी को लेजर कह देते हैं, क्योंकि इसमें भी कट तो कोई नहीं लगता, प्रोस्टेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स करके और उनको पेशाब के रास्ते से निकाल दिया जाता है और पेशाब की नाली डाल दी जाती है। आमतौर पे 3rd डे पे नाली निकाल देते हैं और पेशेंट जो सा वो ठीक होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रू लेज़र है इसमें सेकंड ऑप्शन जो सी है वो है लेज़र। लेज़र की आगे फॉर्म्स है हॉल्मियम लेज़र और डायोड लेज़र। हॉल्मियम लेज़र जो है प्रोस्टेट कट करता है और उस प्रोस्टेट को बाद में निकाला जाता है, लेकिन डायोड लेजर जो है प्रोस्टेट को एवेपोरेट करता है, प्रोस्टेट का धुआं बना देता है, ठीक हो गया। तो ये लेजर जो से हैं ये उन पेशेंट्स में आइडियल होते हैं जो कार्डिक पेशेंट होते हैं, जो जिनमें पेस मेकर लगे हुए हैं, जो हार्ट की ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे खून पतला होता है, क्योंकि लेजर में ब्लीडिंग नहीं होती इस ऑपरेशन में। अच्छा, ठीक है, मतलब इसका एडवांटेज ये कि ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडलेस आपके लिए ऑपरेट होता है। तो सर अच्छा, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। आपने बताया कि जैसे किडनी स्टोन्स का बता रहे थे कि ये भी आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है, तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है वो कौन से उनके साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप वो आते हैं, आप कंक्लूड करते हैं कि इसको कोई किडनी के अंदर किसी में स्टोन है? बहुत सारी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती हैं। आमतौर पर पेशेंट पेन के साथ आता है, पेशेंट को पेन होती है, वो जाता है अल्ट्रासाउंड वाले के पास। पेन जो है ना, पेशेंट को सीवियर पेन स्टार्ट होती है, सख्त किस्म की पेन होती है और पेशेंट रोल हो रहा होता है एक साइड पे, रोलिंग पेन होती है, जैसे एकदम से पेन हुई कम हुई, पेन हुई कम हुई।
यदि एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है, ठीक हो गया। तो वो पेशेंट को खुद ही जो है डॉक्टर के पास ले जाती है। इतनी सीवियर पेन होती है, आमतौर पर दवाइयों पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। ठीक है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करता है, उसका जो लोकल जीपी होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में स्टोन आ जाता है, ठीक हो तो गया। वो एक प्रेजेंटेशन ये होती है पेन, ठीक है। ठीक है। दूसरा, एक्सीडेंटली पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया किसी और वजह से, जी। और उसको पता लगता है कि मेरे किडनी में स्टोन है, क्योंकि स्टोन जो होते हैं वो डोर्मेंट फॉर्म के अंदर भी रह सकते हैं, कि कोई भी आपको साइन या सिम्टम नहीं हो सकता, कोई पेन वगैरह नहीं हो सकती। किडनी के किसी लोअर पोर्शन में पड़ा हुआ है, लोअर पार्ट में, जो बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं कर रहा, तो ऐसा स्टोन जो है वो पेनलेस होता है जी। तो इस तरह के स्टोन जो है वो कोई सिम्टम नहीं कर रहे। ठीक है। तो सर इसका बताएं कि क्या किडनी स्टोन जो होता है वो मेडिकेशन से, ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं? जी, कुछ अगर वो stones साइंस और सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं? डिपेंड करता है कि किडनी का साइज, स्टोन का साइज क्या है, ठीक है, और स्टोन की कॉम्पोजिशन क्या है। अब स्टोन की कॉम्पोजिशन तो हमें तभी पता लगेगी जब स्टोन बाहर हमारे पास आएगा और हम उसकी कॉम्पोजिशन करवाएंगे। बहरहाल आमतौर पे जो छोटे स्टोन्स होते हैं और जो रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स होते हैं उनमें रेडियोल्यूसेंट यानी कि जिनमें से एक्स-रेज पास हो जाती हैं, हम पेशेंट के एक्स-रे लाइट रेज जो होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं। नहीं, लाइट रेज नहीं, एक्स-रेज। ठीक हो गया। एक्स-रेज क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, तो वो स्टोन दवाइयों से डिसॉल्व किए जा सकते हैं। सही है। हम वो आमतौर पे यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन नॉट नेसेसरीली। ठीक है। दूसरी बात, दूसरे स्टोन्स जो हैं बाकी जिनमें जो एक्सरे पे प्रोमिनेंट होते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है। बाज़ वक़्त तो वो स्टोन्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पेशाब की नाली में अगर एंगेज हो जाएं तो वो निकल जाते हैं। उसमें जब अगर वो नाली में स्टोन आ जाए तो हम पेशेंट कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम करें जी, या उतना करें जितनी आपको प्यास लगी है। जिस लोग कहते हैं कि जब पानी का इस्तेमाल, गुर्दे की पथरी है तो बहुत ज़्यादा करें, हम उनको कहते हैं जब पथरी अगर यूरेटर में आ जाए, हाँ जी, यानी कि पेशाब की नाली में आ जाए, तो उस पानी का इस्तेमाल कम करें, वो पथरी जल्दी निकल जाती है। अगर वो पथरी, ये क्या मैकेनिज्म है कि पानी के कम इस्तेमाल की वजह से पथरी जल्दी निकल जाएगी? उसकी वजह ये, हालांकि क्योंकि यही नॉर्मल लोग कहते हैं कि जी स्टोन है तो आप पानी ज्यादा पियो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो जितना वो पानी ज्यादा पिएगा उतना किडनी ज्यादा पेशाब बनाएगा, उतना किडनी ज्यादा फूलता जाएगा और उतनी पेन ज्यादा होगी। किडनी की पेन किडनी के फूलने की वजह से होती है। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा एक पेरिस्टाल्सिस है, एक वेव है अंदर चल रही, अल्लाह ताला ने जो चलाई हुई है, जो किसी भी चीज को एक्सपेल कर रही है, जिसकी वजह से यूरिन किडनी से नीचे आ रहा है जी, वो वेव जो सी है वो चलनी बंद हो जाती है। ठीक है जी। तो इसकी वजह से स्टोन जो है वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम पेशेंट को पानी का इस्तेमाल उसे कहते हैं कि ज़्यादा ना करें और पैदल ज़्यादा चलें, वॉक ज़्यादा करें। इसलिए ग्रेविटी का हम उसमें एडवांटेज लेते हैं। ठीक है कि ग्रेविटी की वजह से वो जो है नीचे आ जाता है आपके ब्लैडर तक और उससे वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर आप बताएंगे रीज़न किडनी स्टोन्स की, कि मतलब कौन सी ऐसी रीजंस है कि जिनकी वजह से लोगों को किडनी स्टोन्स जो है वो हो जाते हैं? किडनी स्टोन की एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक नहीं पता लग सकी। 12-10% केसेस होते हैं जिसमें हमें रीज़न पता लग जाती है। आप देखें कई पेशेंट हैं जिसमें सिर्फ लेफ्ट किडनी में स्टोन बन रहा होता है, राइट में नहीं बनता। कहते हैं लेफ्ट में 3 दफ़ा स्टोन बन गया, राइट में नहीं बना, हालांकि दोनों किडनी उसके फंक्शनिंग होते हैं। तो बहरहाल जो रीजंस हमें पता है लग जाती हैं, जैसे यूरिक एसिड हाई होना, ये बहुत बड़ी वजह है, इससे स्टोन बन जाता है। उसके अलावा क्योंकि आई गेस किडनी स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें ऑक्सलेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है जी। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में बनते हैं, ऑक्सलेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके अलावा प्रोटीन डेफिशिएंसी जी। उसके अलावा जो सा है जिनमें ब्लॉकेज होती है किसी लेवल पे भी, लाइक पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किडनी के आगे ब्लॉकेज है जी। तो उस किडनी में जो ब्लॉक किडनी हुए पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि किडनी से जहाँ किडनी की नाली निकल रही है उस एरिया में तंगी है। ठीक है। तो उस किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो जब भी उसको ऑपरेट किया जाता है तो फिर उस तंगी को भी साथ दूर किया जाता है। उसको पैलोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि तंगी को भी साथ ही दूर करते हैं। एक ही सिटिंग में दोनों ऑपरेशन करते हैं ताकि उसको दोबारा स्टोन ना बने। जो जब भी स्टोन को निकाला जाता है फिर स्टोन की कंपोजिशन उसको देखी जाती है। अब जिन पेशेंट में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन अगर मिलता है हमें या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन मिलता है, ऐसे पेशेंट्स में लोगों का आम ख्याल होता है कि कैल्शियम नहीं देनी चाहिए। हालांकि ऐसे पेशेंट्स में पेशेंट को कैल्शियम ज्यादा खिलाते हैं हम, उसे कहते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लें, इसलिए कि स्टोन ऑक्सलेट की वजह से बनता है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम तो हम कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाउंड हो जाती है। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ
इंटेस्टाइन में ही जी। बॉन्ड बना ले और जी। वो फीसेस में पास हो जाए। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, बॉडी जी, में ऑक्सलेट कम मिकदार में अवेलेबल हो जी, जी। ताकि वो स्टोन ना बने। ठीक है। और पेशेंट को हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि आप वाटर इंटेक अपने ज़्यादा रखें जब वो स्टोन फ्री हो गया। ठीक हम है। उसे कहते हैं कि इतना पानी पिएं कि आपको 2 लीटर प्लस पेशाब है। मतलब जब स्टोन निकल जाए, जब स्टोन निकल आपकी किडनी से निकल जाए, जी, उसको- ब्लैडर के अंदर हो या आपकी बॉडी से भी एक्सक्रीट आउट हो जाए? जब किडनी से बाहर आ बस जाए किडनी और से बाहर आ जाए। यूरेटर से बाहर आ जाए, ब्लैडर में आ जाए। जब ब्लैडर में आ गया तब तो हमें कुछ ना आपने कुछ बताया करना कि है। जब स्टोन जो है किडनी से यूरेटर के अंदर आता है तो तब आप एडवाइस करते हो कि पानी इतना ज्यादा ना पिए, ना क्योंकि लेकिन myth है कि पानी वंस ये ब्लैडर में आ गया, वंस यूरेटर से ब्लैडर, यूरेटर वो जो जी, पेशाब जी, जी, जो जी। जहाँ से बनता है उसकी नाली, उससे लेके ब्लैडर में नीचे आपके मसाने तक आपके आ जाए, उस टाइम पे आप एडवाइस करते हैं कि पानी ज्यादा पिए ताकि यूरिन ज्यादा बने और वो जल्दी से जो है एक्सक्रीट हो जल्दी से जाए आपकी एक्सक्रीट हो बॉडी जाए। से। ठीक और हो वो गया। स्टोन जो किडनी से नीचे आ जाता है वो आमतौर पे आगे रुकता नहीं है। आप देखें ना, हाँ जी। 4 mm की नाली है हाँ जी, हाँ जिसमें जी। जो स्टोन नीचे आ हाँ जी, गया, ठीक तो है। आगे पेशाब का रास्ता तो बहुत खुला है। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ से तो फिर पास आउट हो जाता जी। है, पता भी नहीं लगता उसके पास ठीक आउट हो हो गया गया। वहाँ पे। उसके बाद फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट ऑफ द लाइफ ठीक है, कि आपने पानी ज्यादा पीना है। मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ के आगे से दोबारा से जी। स्टोन ना बने तो इसके हाँ जी। लिए और पानी। बाकी उसको कैल्शियम, अगर वो कैल्शियम का स्टोन है, हाँ जी। ठीक है, उसमें कैल्शियम की कॉम्पोजिशन तो उसको हम कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट सर मुझे बताइएगा क्या डिहाइड्रेशन का कोई रिलेशन है? डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा किडनी स्टोन रिलेशनशिप है से? किडनी स्टोन में, बहुत बड़ा कि जो रिलेशनशिप लोग पानी कम जी पीते मैं हैं। आप उस तरफ आने लगा था कि डिहाइड्रेशन जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। जी। डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन की पीएच कम हो जाती है। ठीक है। यानी कि कम पीएच का मतलब है कि यूरिन एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाता है। जब यूरिन ठीक है। एसिडिक होगा तो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जो हैं, हाँ जी। मतलब नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल है ठीक ब्लड है। में, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा normal नहीं है, है। नॉर्मल ठीक है। लेकिन यूरिन में यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं। ठीक है, पानी की कमी की पानी वजह की से। कमी की ठीक वजह है। से, क्योंकि किडनी ने तो कंसंट्रेटेड यूरिन जैसे उसको एक्सक्रीट करना ही है, जी। तो वो क्रिस्टल्स बनती हैं। जी। इसको इस फिनोमिना को कहते हैं एपिटैक्सी, हम अपने वर्ड्स में एपिटैक्सी। एपिटैक्सी, हाँ जी। ठीक है। तो वो क्रिस्टल्स जो हैं उन क्रिस्टल्स के ऊपर फिर कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकती है, यूरिक एसिड भी डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है। बाकी यूरिन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। जी, ठीक है। तो इन्फेक्टिव स्टोन्स भी होते हैं। ठीक हो गया। इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन बॉडी में अगर बॉडी इन्फेक्शन हो, में स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट का, यूटीआई का, हाँ जी। ठीक है, सही हो गया। अच्छा सर, अभी आपकी जो लास्ट वाला वो जो डोमेन थी, आपने बताया आपका इंटरेस्ट था, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था इनफर्टिलिटी। जी, जी। तो आपने स्टार्ट में बताया कि इनफर्टिलिटी यूरोलॉजिस्ट जो है वो मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, जी। फीमेल इनफर्टिलिटी को नहीं करता। जी। तो आप इससे बताएंगे कि इसमें आपकी मतलब लाइक फील्ड के अंदर कौन सी एडवांसमेंट्स हैं जो कि आगे, और क्या इनफर्टिलिटी एज कम्पेयर्ड पास्ट के अब ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट हो जाती है? जी बिल्कुल। पास्ट में जो बंदा जिसको जैसे इनफर्टिलिटी की बहुत सारी कॉजेज हैं, ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकता है मेल में, ठीक है। और ओलिगोस्पर्मिया मतलब लाइक काउंट जो है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि उसका स्पर्म काउंट कम आ रहा है। कम हो गया। एजोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है। और एजोस्पर्मिया। बाजू का ऐसा होता है कि बिल्कुल स्पर्म काउंट नॉर्मल आ रहा होता है, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल में भी फीमेल में भी, जी। उसके बावजूद भी इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है। तो बहरहाल हम उन पेशेंट्स को डील ज़्यादा कर रहे होते हैं कि जिनमें ओलिगोस्पर्मिया होता है या एजोस्पर्मिया होता जी। है। तो पहले एजोस्पर्मिया के पेशेंट जो होते थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी होती। हाँ जी। अब एजोस्पर्मिया के पेशेंट जो हैं उनमें हम जो माइक्रो सर्जरी करके और जहाँ पे ब्लॉकेज आ मतलब रही लाइक होती है, अगर बिल्कुल ही स्पर्म काउंट जो है वो नील है, नहीं, ठीक है, हाँ जी, एजो बिल्कुल बिल्कुल, almost। हाँ, उसमें पहले हम जो है ना उसमें हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी Testicular डिफरेंट टाइप, biopsy। टेस्टिकुलर बायोप्सी ये देखने के लिए कि टेस्टिस में स्पर्म है जी। और उनका एफएसएच लेवल करवाते हैं, हार्मोनल लेवल करवाते हैं। ठीक है। अगर हार्मोनल लेवल हमें अच्छा मिल जाता है, हाँ जी। लाइक एफएसएच का लेवल नॉर्मल है, ठीक है। और टेस्टिस का साइज नॉर्मल है, हाँ तो जी। फिर हम उसमें बायोप्सी करते हैं। ठीक है। बायोप्सी डिफरेंट टाइप की होती है, इसमें टीजा भी होता है, पिज़ा भी होता है, मीज़ा भी होता है, जी। और ओपन बायोप्सी भी की जा सकती है। जी। बायोप्सी में हम देखते हैं कि कितना स्पर्म काउंट है टेस्टिस में। अगर तो अच्छा स्पर्म काउंट है तो फिर हम इसमें रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। आमतौर पे ब्लॉकेज होती है इन पेशेंट में एब्डोमिनल ट्यूब के लेवल पे, ठीक है। उस ब्लॉकेज को हम बाईपास कर देते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है सारी, जी। और इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और नॉर्मल स्पर्म्स उनमें आने लग जाते हैं। ठीक है, सही हो सेकंड मेथड जो इसमें यूज किया जा सकता है, जो पेशेंट इसके लिए विलिंग नहीं होते, जी। उनमें हम स्पर्म को प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि नीडल से स्पर्म एस्पिरेट करते हैं और उनको क्रायो कर लेते हैं, यानी कि उनको सेव किया जा सकता जी। है फॉर 5 years। ठीक है। और उन्हीं स्पर्म को फ्यूचर एक्सेस के लिए, यानी कि फ्यूचर टेस्ट ट्यूब बेबी के जी, लिए जी।
यूज़ किया जा सके। ठीक है, सही हो गया। सर हम क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और आपका माशाल्लाह आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज आपने अपनी जितनी भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था यूरोलॉजी के अंदर, आपने उस टॉपिक के ऊपर उन चीज़ों को हल्का सा टच किया एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जिनकी कुछ क्वेरीज थी और वो आपको घर बैठे बैठे सर के थ्रू आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर को हम दोबारा अपनी किसी एपिसोड में बुलाएंगे और आपके जितने भी ये जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इनको अलग अलग टॉपिक्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आप हम कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड इस वीडियो से या आप जो इनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उससे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर वो अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं और हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि हम डॉक्टर फवाद से उनके आंसर्स लेके आपको जो है कमेंट्स के थ्रू या आपको वाया ईमेल जो है वो सेंड कर दें। तो आज की एपिसोड हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको कहती हूँ कि दोबारा भी नेक्स्ट मंडे को भी इंशाल्लाह हम लोग एक नए डॉक्टर के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। सो कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।